बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सरकार ने इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को आखिरकार खत्म कर दिया है। यानी अब 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट करना जरूरी नहीं होगा। अगर बहुत बुरे हाल हैं तो फेल हो जाएंगे। हालांकि राज्यों को इस बात की छूट होगी कि वो इस पॉलिसी को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने के पीछे तमाम पहलुओं को समझेंगे खास मेहमानों से, लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि नो डिटेंशन पॉलिसी किस उद्देश्य के साथ लाई गई थी और अब इसे खत्म करने के पीछे का मकसद क्या है। हालांकि कुछ राज्य ऑलरेडी हैं ऐसे जिन्होंने इस पर अमल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश में इस पॉलिसी के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, खासतौर से बच्चे को उसकी पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर विशेष चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नौनिहाल आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जाहिर है इसमें एजुकेशन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। जड़ें गहरी होंगी तो पौधा भी मजबूत ही होगा। यही वजह है कि देश के प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी यानी कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों को फेल करने की पॉलिसी लागू कर दी है। खासकर केंद्र से जुड़े सरकारी स्कूलों में पहले ऐसा नहीं था। फेल होने वाले बच्चों को प्रमोट करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा पास करनी होगी। अगर वो परीक्षा पास कर लेते हैं तो स्कूल उन्हें प्रमोट करेगा, नहीं तो इसमें नाकाम रहने पर बच्चे को उसी क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के बाद भी केंद्र सरकार ने साफ किया है कि स्कूल फेल होने वाले बच्चों को निकाल नहीं सकेंगे। पहले तो समझना होगा कि आखिर क्या थी नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। आसान शब्दों में समझें तो नो डिटेंशन पॉलिसी का सीधा मतलब है कि किसी भी हाल में 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट करने से रोका नहीं जा सकता। सरकार ने इसे साल 2009 में लागू किया था। इसका मकसद बच्चों पर पढ़ाई के दबाव को कम करना और आत्मविश्वास को बनाए रखना था। लेकिन कई शिक्षाविदों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की थी और कहा था कि ऐसी पॉलिसी प्राइमरी शिक्षा को कमजोर करने का काम कर सकती है। साथ ही इसमें बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी के भी गिरने के आसार जताए गए थे। दरअसल ये भी देखा गया कि पढ़ाई में कमजोर बच्चे 5वीं और 8वीं कक्षा में पास तो जरूर हो जाते थे, लेकिन आगे की पढ़ाई से पार पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था और ऐसी परिस्थितियां बच्चों के मानसिक स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देने का काम करती थीं। अब जबकि ये पॉलिसी खत्म करने का ऐलान हो चुका है तो जाहिर है इसमें कुछ सकारात्मक पक्ष भी होंगे। एक तो इससे शिक्षकों पर बच्चों को गुणवत्ता प्रधान शिक्षा देने का दबाव बनेगा, तो वहीं अभिभावकों पर भी अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने की जवाबदेही बनेगी। वहीं बच्चे मानसिक तौर पर मजबूत बनेंगे सो अलग। ये भी जानना जरूरी है कि ये पॉलिसी केवल केंद्र सरकार से जुड़े स्कूलों पर लागू होगी। इनमें केवीएस, एनवीएस और सैनिक स्कूल समेत कुल 3000 स्कूल शामिल हैं। फिलहाल तो राज्यों को छूट है कि वो इस पॉलिसी को जारी रखें या खत्म करें। बता दें कि 16 राज्यों ने तो पहले से ही नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था। नो डिटेंशन पॉलिसी के खत्म होने से बच्चों की पढ़ाई और उनकी मानसिक स्थिति पर किस तरह का सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में पास होने के लिए बहाना नहीं चलेगा, बल्कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पांडे सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ नमस्ते सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधा आचार्य, पूर्व चेयरपर्सन है नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आचार्य आपका भी मैम हमारे शो पर। डॉक्टर पांडे आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सर। एंड ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी ये ठीक है, सही दिशा में है?
क्यों ये लाया गया था और अब इसको हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसका एनालिसिस अगर आप इस वक्त सबसे पहले कर पाएँ। जी दीपक जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने शो में बुलाया मुझे और जो आपकी रिपोर्ट अभी बताई गई उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ और उस रिपोर्ट में नो डिटेंशन पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट क्या था और उसको हटाया क्यों गया, बड़ी अच्छी तरह से बताया गया। उसमें बस 1 या 2 बातें ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि एक समय ये था कि भारतवर्ष में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे थे, कि सभी बच्चों को विद्यालयों में लाना है। और विद्यालय में अगर हमने लाया उनको, तो एग्ज़ामिनेशन का डर उनके मन में, कहीं इस तरह ना हो जाए कि फिर वो विद्यालय छोड़ के चले जाएँ क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स भी उस समय बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसलिए ये सोचा गया कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 8वीं तक बच्चों को एक ये नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर लाया जाए। लेकिन उसका ये केवल एक पहलू है, दीपक जी। दूसरा जी। पहलू जो है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि बच्चों का इवैल्यूएशन नहीं होगा और हुँ। बच्चों का प्रोग्रेस कैसे होगा उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी। उनको एक गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा कभी नहीं कहा गया। वो नो डिटेंशन पॉलिसी का जो एक हमसफर था, हुँ, वो हुँ, एक कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन था। हुँ। लेकिन बात कुछ ऐसे आगे बढ़ी कि उसमें थोड़ी इनकंसिस्टेंसीज़ आ गई। हमारा जो इवैल्यूएशन का मैकेनिज़्म था, उसमें थोड़ी कमियाँ आ गई, जिसकी वजह से ये हुआ कि बच्चे पास तो होते गए, लेकिन ये देखा गया कि उनके अंदर एक एकेडमिक रिगोर जिसे हम कहते हैं, वो नहीं आ पा रहा था और वो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे। तो हमने जिस डर से उनको नो डिटेंशन में ले आए, जी। वो डर 8वीं तक तो ठीक था और 8वीं के बाद वो शुरू हो गया। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी थी, इसकी वजह से हमें इसके ऊपर पुनः अवलोकन करना पड़ा और जिसकी हुँ। वजह से आज इस पॉलिसी को हमें नो टू नो डिटेंशन पॉलिसी हमने कहना पड़ रहा। आ, तो अगर समय आपने हो तो आपने मैं बहुत आगे अच्छे से बताऊँ नहीं इसको तो समराइज किया सर। बट आप कह रहे हैं कि जब नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई तो उसका इंटेंशन जो था वो इंक्लूसिविटी था। अब हम कह रहे हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। बट फिर सवाल यही है सर, इसमें बार बार ऐसा प्रतीत हो रहा है और कम से कम जो हेडलाइंस बन रही हैं और जो विचार विमर्श सतही तौर पर जो फ्लोट हो रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बच्चों को, क्योंकि असली दिक्कत आएगी उन बच्चों को जो वास्तविक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एकेडमिकली और साइकोलॉजिकली भी। ऐसा तो नहीं है कि हमने ठान लिया है कि साहब उन बच्चों को हम अगेन वी विल पीनलाइज देम। इसमें ऐसी कोई भावना तो नहीं आ रही है सर? मैं वही कहने जा रहा था, अच्छा हुआ आपने इसको रेखांकित कर दिया दीपक जी। तो देखिए, हर पॉलिसी के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो पहली जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी वो इतना नोबल इंटेंट था उसका कि उस समय एक छोटे-मोटे आपत्तियों के अलावा और उसके बारे में बहुत बातें नहीं कही गई। लेकिन जब वो पॉलिसी 2009 से है, अब आप समझिए इतने 1 दशक से ज़्यादा हो गया। तो अब हमारे पास डेटा है, हमारे पास रिसर्च है और भी बहुत सारे एविडेंसेस पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि वो एकेडमिकली उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। खास तौर से मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे रिसर्चेस आए हैं कि ऑटोमेटिक प्रमोशन पॉलिसी ये इन सब चीज़ों को हेल्प नहीं करती है। तो अब यहीं पे मैं एक छोटी-सी बात कहूँगा दीपक जी, जी। कि अब हमें क्या करना है? कि अब ये न्यूएंसेस इसमें आ गए कि अगर हमने वो पॉलिसी ले आई, तो हमें ये दिक्कत हो गई। अब हम नो डिटेंशन पॉलिसी ले आएँगे, तो उनको एग्ज़ामिनेशन के थ्रू जाएँगे, लेकिन ये अब एक डर है अवश्य कि उनको कहीं ड्रॉप आउट रेट्स फिर हमारे ना बढ़ जाएँ, स्ट्रेस हम्म। ना बढ़ जाए। जिन बच्चों को ख़ास तौर से ज़रूरत है, क्या उनको रिमीडिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये है। इसीलिए आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिविटी और एकेडमिक रिगor और हाई क्वालिटी एजुकेशन में हमें एक समन्वय बनाना और उस समन्वय के 2-3 तरीके हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर श्योर सकते सर, श्योर सर, बिल्कुल सर। लेकिन आपने एक बात बोली, जो हैं। जो ड्रॉप आउट रेट्स की बात करी और जो मूल में था इससे पहले नो डिटेंशन पॉलिसी के, डॉक्टर सुधा आचार्य मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वो जो मूल तत्व थे और अब हम नो टू नो डिटेंशन पॉलिसी जो कह रहे हैं, क्या उसमें जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं ऑन 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 स्टूडेंट एंगेजमेंट, ड्रॉप आउट रेट्स और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो
उस पे हम क्या आश्वस्त हो सकते हैं कि इन तमाम मोर्चों पर अब हम ठीक से काम कर पाएंगे आगे, और बच्चों को जो जैसा सर ने कहा कि इंक्लूसिविटी के साथ साथ एकेडमिक रिगर को भी हम इंटैक्ट रख पाएंगे? मैम आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। जरूर जी। मैं ये बोलूंगी कि होल हार्टेडली हम ये पॉलिसी को वेलकम कर रहे हैं। कि हमने प्रथम की रिपोर्ट के दौरान पढ़े हैं कि क्लास 8 का बच्चा क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहे थे। सो ओनली मैथ्स और साइंस नहीं, इवन लैंग्वेज में भी बच्चा कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, अभिव्यक्ति कर रहा है, उसमें भी बच्चे पीछे पड़े थे। इसमें 3 कारण मैं बताऊंगी। एक तो पेरेंट्स में बहुत कंप्लेसेंसी आ गई कि सारे बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। एक टीचर्स में भी अकाउंटेबिलिटी की कुछ कमी दिखाई गई, एंड एक है कि कोई इंसेंटिव बच्चों के पास नहीं था काम करने के लिए एक्सीलेंस की और सो ये तीनों चीज मिला के ये पॉलिसी जो नोबल इंटेंशन लेके स्टार्ट हुआ था, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिए। आपने जो बात की है इंक्लूसिविटी की एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 एंड एनसीएफ की, उसमें हमारी असेसमेंट की जो पॉलिसी है उसमें काफी सी चेंज है। हम लोग अभी कंसेप्ट को ना असेस करके अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी को असेस कर रहे हैं। हम लोग रिपोर्ट कार्ड से धीरे धीरे प्रोग्रेस कार्ड तक गति कर रहे हैं और जा रहे हैं उस तरफ जिसमें बच्चा का एक होलिस्टिक असेसमेंट हो रहा है। फिजिकल, जैसे हम अन्नमय विकास, प्राणमय विकास, विज्ञानमय, आनंदमय विकास बोलते हैं। तो बच्चा जब हमारे पास आता है वो एक अन्नमय विकास की स्टेज में आता है, जिसको हम फाइनल स्टेज एक लाइफ ऑफ ब्लिस और आनंदमय की और लेके चलते हैं। तो ये असेसमेंट पॉलिसी में इतना चेंज हुआ है कि पेन एंड पेपर टेस्ट तो बस एक ही तरीका है, बट अदरवाइज अगर बच्चे डिबेट में पार्टिसिपेट करें, असेंबली में पार्टिसिपेट करें, कोई ब्रोशर बनाए, वीडियो करे, कुछ भी एक्टिविटी को हम डिफरेंट वेज में असेस कर सकते हैं। जी। तो हमारी मन में ये जो डाउट आ रही है कि हम खाली एकेडमिक रिगॉर्ड को की तरफ जा रहे हैं, ये सही नहीं है। हम लोग एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एंड ये नो डिटेंशन पॉलिसी इसी और हमें लेके जाएगा। क्योंकि अगर हम क्लास 8 तक प्रमोशन कर दे, फिर यही बच्चे देखा गया है कि 9th एंड 11th में फेल हो रहे थे, 10th में बच्चे स्कूली सिस्टम से ही बाहर निकल जा रहे थे। ओके। बहुत सारे बच्चे 10th की बोर्ड एग्जाम देने ही नहीं आए। फैक्ट्स एंड फिगर विल प्रूव दैट। सो इसलिए अगर हम क्लास 5 में जब बच्चा मिडिल विंग की तरफ जा रहा है और प्रिपरेटरी स्टेज खत्म कर रहे हैं, एंड क्लास 8 में जब बच्चे एक सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, वो रेडी होना चाहिए नेक्स्ट ग्रेड को जाने के लिए, प्रॉपर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड वैल्यूज के साथ ऊपर की क्लास में जाए, दैट इज क्लास 6 एंड क्लास 9th। तो इसीलिए ये डिटेंशन पॉलिसी आई है, एंड ये 16 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटोरीज में ऑलरेडी लागू है। लास्ट ईयर से हम इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, एंड दिल्ली गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी आई है, ये इतनी डिफिकल्ट है एक बच्चे के लिए फेल होना, बिकॉज स्कूल में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बच्चा को फेल नहीं करना है, उसको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, एंड सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट करना है, फाइनेंशियली कैसे इंटीग्रेट करना है। सो बैगलेस डेज को लाया गया है, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव हम लेके आए हैं, जिसके द्वारा ये खाली पेन एंड पेपर में टेस्ट में बच्चा पास हो ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट वेज में हम पास कर रहे हैं बच्चे को असेस, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट बेस्ड, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, बहुत सारा गवर्नमेंट ने डिटेल प्रमोशन पॉलिसी दिया है, जिसमें हार्डली कोई बच्चा फेल होगा। ऑलराइट मैम, यानी कि आप कह रहे हैं कि डिटेंशन एज अ डेटरेंट टू अवॉइड फेलियर, अगर हम इसको सही रूप में रेखांकित कर सके तो उस तरह से ये ठीक रहेगा। और मैम ने बहुत अच्छा इनपुट दिया। डॉक्टर पांडे, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इस पे और प्रकाश डालें। मैम ने जो कहा वो बहुत मार्के की बात है कि 5वीं और 8वीं में जिन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता था, उनमें से एक सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का आगे जाके ड्रॉप आउट में भी देखा गया है। तो हम इसको किस तरह से देखें? जैसा मैं कह रहा हूं कि भाई डिटेंशन एज अ डिटरेंट टू अवॉइड फेलियर, बच्चे में अकाउंटेबिलिटी को रखना, एक तरह का टेंजिबल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करना, ताकि उसे पता हो कि एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहेवियर क्या होता है। एक तो इस रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का आज भी ये कहना है कि साहब डिटेंशन आज भी एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है,
और वो स्ट्रेस को भी बढ़ाएगा, डीमोटिवेशन को भी बढ़ाता है, तो ये भी चर्चा हो रही है। इस पर आप किस तरह से आगे की राह तय कर पाएंगे सर? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो 2 बातें डॉक्टर सुधा ने बड़ी अच्छी बात कही, उस पे भी मैं आता हूँ। लेकिन ये बात सही है, हमें ये मानना पड़ेगा कि डिटेंशन पर से हम्म, एक बच्चे की लाइफ में कहीं न कहीं एक स्टिग्मा का काम करता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम्म, लेकिन अब ये जो हमारी पॉलिसी बनी है और जो डॉक्टर सुधा ने एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात कही, ये एक नई जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो एक पैरेलल हमारे एक स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं कि जो हम एक सावधानियां बरत रहे हैं, उस सावधानी का ये हिस्सा है कि एक परख योजना के तहत वो भी हमारी एनईपी का ही हिस्सा है कि जिसमें एक जो असेसमेंट हो, उसका रिव्यू हो, उसकी एनालिसिस हो, एक बच्चे के नॉलेज को उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए देखा जाए। तो हम्म, आपके प्रोग्राम का जैसा नाम है 360 डिग्री, हम्म, उसी तरह से उस इवैल्यूएशन का भी नाम है 360 डिग्री इवैल्यूएशन, जी, जिसमें कि बच्चा खुद भी अपने को असेस करेगा, उसके सहपाठी उसको असेस करेंगे, उसके पेरेंट्स उसको असेस करेंगे, टीचर्स उसको असेस करेंगे और ढेर सारे डायमेंशंस में करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल होगा, जैसा कि डॉक्टर सुधा ने कहा कि बच्चा फेल हो जाए। हम्म, इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है जो हम लोगों का अनुभव है विद्यालयों में कि बच्चे को अब फेल होने के लिए शायद मेहनत करनी पड़ेगी, पास होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दिस जी, इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि ये पॉलिसी को इस रूप में देखना चाहिए कि ये कोई नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा के हम कोई यू टर्न नहीं ले रहे हैं, ये रिट्रीट नहीं है, ये उस पॉलिसी का एक रिकैलिब्रेशन है। हम्म, और रिकैलिब्रेशन यूं है कि हम अब इस बात को मान के चल रहे हैं कि एकेडमिक रिगर और हाई क्वालिटी एजुकेशन ही हमारा प्राइमरी पर्पस है इंक्लूसिवनेस का। हम्म, इंक्लूसिवनेस का मतलब नंबर बढ़ाने से नहीं है, इंक्लूसिवनेस का मतलब ऑर्डिनरी शिक्षा देने से नहीं है, इंक्लूसिवनेस का मतलब ये कतई नहीं है कि हमने बच्चे को बेतहाशा पास कर दिया और वो जिंदगी में अपने चैलेंजेस को ले ना सके। तो इन हम्म, सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल में ये कैलिब्रेशन एक स्टैंड आउट है अपने आप में। और ऑलराइट, जिसके लिए ये बात तो सही है कि बच्चों को, अभिभावकों को और टीचर्स को, जी, तीनों को मिल करके एक को ओनरशिप, एक कलेक्टिव ओनरशिप लेनी पड़ेगी जी, हर बच्चे के पाथवे को क्रिएट करने के लिए। राइट सर। तो ये सारे हमारे ये आपने चैलेंजेस हैं ये जिसके मुझे लगता है सर कि ये जो आपने जो टर्म यहाँ पे रखा कि ये रिकैलिब्रेशन है पुरानी पॉलिसी का, जी ये यू टर्न नहीं है, मुझे लगता है इससे काफ़ी स्थिति साफ हो गई है। थैंक्स फॉर दैट सर। जी अब मैं मैम के पास आऊँगा। मैम, एक बड़ा चैलेंज जो रह गया है, ठीक है, इस तरह के इम्प्रोवाइजेशंस होते रहेंगे हमारी पॉलिसी में देश काल परिस्थिति के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, बट अब आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में ये पहले से ही इससे हम थोड़ा सा दूरी बना के रख रहे थे, बट स्टिल जहाँ पर नहीं हो रहा है वहाँ पर टीचर रेडीनेस का एक बड़ा इशू होगा, क्योंकि बच्चों के लिए, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, उन पर आपको ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल करवाने होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, टीचर ट्रेनिंग्स उसमें बढ़ानी पड़ेंगी। उसके लिए हम तैयार हैं सर, मैम क्या? हाँ, जरूर तैयार है। एक्चुअली अभी ऐसे पॉलिसी है, जो प्रोसेस है वही चेंज हो गया है। पहले हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते थे, नाउ वी आर डूइंग असेसमेंट फॉर एंड असेसमेंट एज लर्निंग। एंड ये असेसमेंट हो रहा है कोर कंसेप्ट क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, नॉट रोट मेमोराइजेशन जैसे पहले होता था कि आपने कितना याद रखा, क्या समझा। अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में चले गए। सो इसके लिए जो प्रोसेस चेंज हुआ है, पहले अगर मैं सीबीएसई की बोर्ड की बात करूं तो हम सब लोगों को ट्रेनिंग मिला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आप फ्रेम करेंगे, उसको असेस कैसे करेंगे, एंड क्लासरूम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, वो पेडागोजी एंड करिकुलम फॉलो होना है। तो उसके लिए हम तैयार हैं एंड अभी भी तैयारी चालू है। आई मीन पूरे कंट्री में इतने सारे स्कूल है, हम ही खुद ही बहुत सारे स्कूल में जाके टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग तो हो रही है, बट इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बच्चों को भी इस तरह ओरिएंट किया जा रहा है, इवन पेरेंट्स को भी
हमने अभी पेरेंट्स को ट्रेन कर रहे थे कि जो जो न्यू रिफॉर्म पॉलिसी आई है, जी। पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चों को हम कैसे असेस कर रहे हैं। जो मैं एब्सोल्युटली। बता रही थी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बातें, जिसमें 360 डिग्री असेसमेंट हो रहे हैं, उसमें पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी भूमिका है। पेरेंट्स एज पार्टनर्स, हम उनको क्लासरूम में बुला रहे हैं, जी। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चों की कैसे असेसमेंट हो रही है, एंड वो पार्ट भी बन रहे हैं उसका। ऑल राइट तो मैम। वो भी भागीदारी बन रहे हैं ये पूरी सिस्टम की। ये मैम बहुत पेरेंट्स अच्छे को से आपने पहले एक्सप्लेन किया, और जो आपने कहा कि इस पूरे नए सिस्टम का मतलब यही है कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स हों, रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन से हम लोग बाहर निकलें। बहुत अच्छे से आपने बताया मैम। और जाते जाते अपने दर्शकों के लिए, हमारे पास समय इतना ही था, लेकिन जाते जाते बता दें कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ एक्सपल्शन को इंटैक्ट रखा गया है, यानी कि नो डिटेंशन का मतलब को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप एक्सपेल कर दें। नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड अंटिल दे हैव कंप्लीटेड देयर एलिमेंट्री एजुकेशन। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कुल मिला के बच्चे के लिए है। अब देखते हैं इसको रिकैलिब्रेटेड जो ये एफर्ट है, जैसा सर ने कहा, तो इसमें कितनी सक्सेस, कितनी चुनौतियां सामने आती हैं, उसका समय समय पर हम एनालिसिस करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक पांडे, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सुधा आचार्य, थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।